Hello dears, this is Aryan Rihan, Physics with Aryan 8234. चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्स एंड मोशन लेक्चर नंबर 1 है आज का। तो हम लेक्चर नंबर 1 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि फोर्स और मोशन किस तरह डेवलप हुए और किस तरह ये आ गए। हम इसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 17वीं सेंचुरी तक साइंटिस्ट बहुत ही कंफ्यूज थे इसके बारे में कि रेस्ट और मोशन क्या है और किस तरह है। टिल 17वीं सेंचुरी के बाद न्यूटन, आइजैक न्यूटन और इसके साथ साथ गलीलियो पहले आया और इसके बाद न्यूटन जो था इसने मिलकर नहीं, लेकिन पहले गलीलियो आया था। इस कुछ पॉइंट्स इसके हवाले से उसने एलिबोरेट किए थे। इसके बाद न्यूटन ने इसके बारे में बहुत कुछ बातें की थी और लास्ट भी 1687 में पेश किए थे। तो आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि क्या है। और इसके बाद 20वीं सेंचुरी में क्वांटम फिजिक्स का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके बारे में इल्म आ गई। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से। तो हम इधर लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि एंसेंट फिलोसोफर, एंसेंट के जो फिलोसोफर्स थे वर परप्लेक्स्ड की मीनिंग ये है कि परेशान थे about the motion of an object के बारे में परेशान थे। कब तक कंफ्यूजन होती रही। इसने ये क्या थी, कंफ्यूजन ये थी कि डू ऑल मोशंस, क्या हर एक मोशन, ऑल मोशन, सब मोशन जो है रिक्वायर्स, सारे मोशन जो हैं डू ऑल मोशंस रिक्वायर्स cos if so then what is the nature of this cause? What is the nature of this cause? तो ये कुछ कंफ्यूजन थी कि ऑल मोशन जो है क्या इसको काज की ज़रूरत है, अगर है तो इसकी नेचर क्या है। ये कंफ्यूजन होती रही। कब तक कंफ्यूजन जो है ये 17वीं सेंचुरी तक होती रही। लेकिन कंफ्यूजन 17वीं सेंचुरी में हमारे साथ एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गलीलियो जो इसका नाम था। इसने जो कि था 1664 टू आई थिंक 1564 था, या फिर यस 1564 से 1564, मैं ज़्यादातर डेट भूल जाता हूँ तो मैं अपने लिए लिख लेता हूँ। 1564 टू 1627 तक गलीलियो आया और इसने रेस्ट और मोशन के बारे में काफ़ी इल्म हमें दे दिया। और इसके बाद आइजैक न्यूटन आया। आइजैक न्यूटन जो है ये जो 1627 से लेकर 17 कुछ इस तरह डेट तक 27, या फिर 27 इधर नहीं था, यस 42, इधर भी 42 से लेकर ये न्यूटन आइजैक न्यूटन था, ये था। इसने भी काफ़ी इल्म हमें दे दी। और न्यूटन जो था आइजैक न्यूटन, उसने अपने 3 लॉज जो थे मोशन के, 3 लॉज ऑफ मोशंस, ये जो थे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो 3 लॉज जो थे इसने पेश किए थे 1687 में उसने अपने लॉज को पेश किया था। इसके बाद
अनटिल जो 20th सेंचुरी आई। मेन टॉपिक की तरफ आते, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो जरूरी था इसके बारे में, ताकि थोड़ा सी मालूमात हो इसके बारे में। अच्छा, अनटिल 20th सेंचुरी, अनटिल 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में फिर हमारे साथ जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स जो है इसकी सॉरी जो क्लासिकल ऑफ मैकेनिक्स हैं वो हम किसे कहते हैं, जो न्यूटोनियन और गैलीलियो फिजिक्स हैं उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से जानते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के से जानते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स आई, तो क्वांटम फिजिक्स किसके बारे में थी, विजगॉन्स हमारे साथ which govern the behavior of microscopic particles जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फिर एटम जो हैं इसके बारे में। एंड इसके साथ साथ क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आई, which governs the behavior of object moving with very high speed, very high speed, जो कि कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के, जो कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट की, जो कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट। इसके बारे में ये थी कुछ हिस्ट्री इसके बारे में, जो कि 20th सेंचुरी तक आ गई। क्वांटम फिजिक्स भी था, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी इसके बाद आई। तो 19th सेंचुरी के बाद 1905 में प्लैंक्स ने कुछ इसमें काम किया था, E=hf की फार्मूला जो आई थी फोटॉन के बारे में। तो 19 अनटिल जो 20th सेंचुरी थी उसमें क्वांटम फिजिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, इस फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर की तरफ आते हैं कि चैप्टर में हम क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक नोट, एक ज़रूरी बात जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, जो बहुत ही ज़रूरी है कि दुनिया जो है, दुनिया में हर एक चीज़, यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है मोशन में है, हर एक चीज़ मोशन में है। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक रखते हैं, हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ऑब्जर्वर को एक ही रखते हैं, तो हमारे साथ ये मोशन नहीं, एक दूसरे के साथ रेस्ट में होते हैं। लेकिन दरअसल में वो मोशन में ही होते हैं, दरअसल में वो मोशन में ही होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हर एक चीज जो है यूनिवर्स में, एज एन स्टेट ऑफ मोशन, इज इन स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन के स्टेट्स में है। जैसा कि मैं एग्जांपल इस तरह ले सकता हूं, क्या एग्जांपल ले सकता हूं, लेट सपोज मैं कहूं कि आप हैं, आपके साथ कोई बेटा है, अगर कोई आपके साथ बेटा है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। अगर आप, जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं, आपके नजर में मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर कोई मुझे मून से देख रहा है, मून से, चांद से अगर कोई मुझे देख रहा है, तो उसके नजर में, उसके नजदीक मैं 30 किलोमीटर पर हावर के साथ जा रहा हूं, क्योंकि अर्थ जो है एवरेज स्पीड क्या है इसकी, 30 किलोमीटर पर हावर। एक सेकंड में 30 किलोमीटर पर हावर ये करती है, एक सेकंड में 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए इसका मतलब ये है, जैसे कि आपके हवाले से मैं हूं रेस्ट में,
लेकिन मून से अगर मुझे कोई देख रहा है तो वो उसके हवाले से मैं क्या हूं, मोशन में हूं, मोशन में हूं। तो ऑब्जर्वर पर ये डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर ये डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे साथ ऑब्जर्वर सेम पॉइंट पे हो, जिस तरह अगर एक बंदा मेरे साथ इधर खड़ा हो तो एक दूसरे के लिए वी आर at rest, we are at rest, we are both at rest to each other. If someone see from moon, अगर कोई हमें मून से देख रहा है तो उसके हवाले से इसके नजदीक हम दोनों मोशन में हैं, हम दोनों मोशन में हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल में ले सकता हूं, यू, आप जो हैं, आप अपने आप को देखते हैं तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन आपको अगर कोई चांद से देख रहा है तो आप मोशन में। जिस तरह सन को देखता हूं मैं, सन, स्टार्स, अर्थ, हर एक चीज जो यूनिवर्स में है ये सारी चीजें मोशन में है, एज इन स्टेट ऑफ मोशन, एज इन स्टेट ऑफ मोशन। ऐसे नोट में लिख ले कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एज इन स्टेट ऑफ मोशन। हर एक चीज दुनिया में, यूनिवर्स में क्या है, स्टेट ऑफ इन मोशन है। तो इसके बाद चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर की तरफ अब आते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। हम मैकेनिक्स को अब हम स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, डिफिनीशन उसके स्टडी करते हैं। तो देखिए मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। लेट्स स्टडी द मैकेनिक्स, दैट व्हाट इज मैकेनिक्स। The branch of physics in which we study moving bodies is called मैकेनिक्स। तो इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, या फिर इसकी डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सिमिलरली branch of physics in which we study and which we deals motion of a body या फिर ऑब्जेक्ट, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, the study of motion and the force producing मोशन के बारे में और उस फोर्स के बारे में जो मोशन को प्रोड्यूस करता है, या फिर द स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फोर्स, द स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फोर्स, उस बॉडी के बारे में जिस पर फोर्स अप्लाई हो, उसकी वजह से मोशन में हो। तो उन सारे मोशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स इट इज subdivided into two parts। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम डायनामिक्स कहते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम डायनामिक्स कहते हैं। तो लेट्स, हमने क्या कहा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी हैविंग and which we study moving bodies,
जिसमें हम मूविंग बॉडीज, जो बॉडीज हरकत करती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सिमिलरली वर्ड्स को चेंज किया गया है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स, जिसमें हम मोशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी मोशन कर रही है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे द स्टडी ऑफ मोशंस, जिसके बाद मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, एंड द फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन, और उस फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो मोशन प्रोड्यूस करती हैं। तो मैकेनिक्स जो है दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और सेकंड को हम डायनामिक्स कहते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को अभी लिख लेते हैं, काइनेमेटिक्स। दैट व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की तरफ आते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो हम लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study the motion of a body, without going to its cause, इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। देखिए, वो ब्रांच मैकेनिक्स का जिसमें हम मोशन ऑफ ए बॉडी तो स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी इसमें हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये हम स्टडी नहीं करते कि ये बॉडी मोशन क्यों कर रही है, इसकी काज क्या है, क्यों कर रही है, तो इसको हम स्टडी नहीं करते। लेट्स सपोज ये बॉडी है, मार्कर बॉडी है, इसकी स्पीड क्या है, जा रही है ना, इसकी स्पीड क्या है, इसकी एक्सीलरेशन क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी मोमेंटम क्या है, ये सारी चीजें हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन हम ये स्टडी नहीं करते कि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से ये मूव कर रही है, इस फोर्स को हम स्टडी नहीं करते। हर एक मोशन का काज फोर्स ही होता है, हर एक मोशन का काज फोर्स ही होता है। तो काज ऑफ मोशन क्या होता है, काज ऑफ मोशन हमारे साथ काज ऑफ मोशन फोर्स होता है। जो फोर्स होता है उसको हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते, विदाउट गोइंग टू इट्स काज, इसमें हम काज को स्टडी नहीं करते कि ये किस वजह से ये मोशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, इसमें पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं। इसमें सिर्फ इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द पैरामीटर ऑफ मोशन, in kinematics we study the parameters of a motion। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, in kinematics we study the parameters of motion। ओके, तो पैरामीटर्स क्या हैं, तो पैरामीटर्स को क्या है, पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं those वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स in terms of which motion of an object is defined। तो पैरामीटर को हम किस तरह डिफाइंड आउट कर सकते हैं, those variables, वो वेरिएबल्स in terms of which we can define the motion। इस तरह भी कर सकते हैं, which can define the motion या which defines motion, which can define the motion, जो मोशन को प्रॉपर्ली हमारे साथ डिफाइन करें, मोशन को डिफाइन करें। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने अभी कहा काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी स्पीड कितना है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका डिस्टेंस इसने कितना तय किया है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें हम काज की तरफ नहीं जाते, काज की तरफ हम काज ऑफ मोशन हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते।
लेकिन डायनामिक्स में हम ये स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द काइनेमेटिक्स। तो उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा टच कर देते हैं इधर। इसके बाद जो लेक्चर आएगा इसमें हम इसको प्रॉपरली प्रूव भी करेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf is equal to Vi plus At. It is the first equation of motion. Second is S is equal to Vit plus 1 over 2 At square. And the third one 2As is equal to Vf square minus Vi square. So we are going to present each term. Vf, which is final velocity of a body, final velocity. Vi, initial velocity, जहां से शुरू हुई है उसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। एंड A, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, याद रखें। T, टाइम इंटरवल, टाइम कितना है। S, डिस्टेंस। ओके, ये चीज जो है ये फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में जब बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, लास्ट में जब स्टॉप हो रही थी या फिर जब हम उधर उस पॉइंट तक का हम वेलोसिटी को मालूम करना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। जब शुरू हम कहते हैं कि शुरू हो गई तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी। ए जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम इसमें एलेबोरेट करेंगे, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्टेंस को इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। वन बाय वन को हम स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं डायनामिक्स की तरफ जाते हैं। तो डायनामिक्स क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी डायनामिक्स, which is the second type of mechanics. Okay, we are going to define it. The branch of mechanics in which we study about the motion of a body, with its cause। इसमें हम मोशन ऑफ ए बॉडी को भी स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी को हम काइनेमेटिक्स में भी स्टडी करते हैं, और इसमें हम विद इट्स कॉज, इसमें हम कॉज को भी स्टडी करते हैं। मोशन ऑफ कॉज क्या थी, कॉज ऑफ मोशन क्या थी, कॉज ऑफ मोशन जो है, कॉज ऑफ मोशन हमारे साथ फोर्स था, फोर्स। इसमें हम इसको भी स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम कॉज को स्टडी नहीं करते। लेट्स सपोज ये बॉडी है, मूव कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी मोमेंटम कितना है, इसका एक्सेलरेशन, इसका स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस मार्कर की, ये सब स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी में आता है। लेकिन कॉज, ये किस वजह से मूव कर रहा है, कौन सा फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, तो ये सारे स्टडी हम डायनामिक्स में करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते, इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, इस बॉडी पर कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसके बाद हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन एंड रेस्ट को स्टडी करते हैं। मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन। मोशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मोशन।
A body is said to be in motion F. It change its position with respect to time. अगर एक बॉडी है वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन को, अपनी हालत को चेंज कर रही है, जिस तरह मैं भी जा रहा हूं, वक्त के साथ साथ अपनी हालत को चेंज कर रहा हूं, वक्त के साथ साथ अपनी हालत को चेंज कर रहा हूं, तो मैं मोशन में हूं। और इसके बाद रेस्ट। A body is said to be at rest F. It doesn't change its position with respect to time. अगर एक बॉडी है वक्त के साथ साथ पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, अगर एक बॉडी है वक्त के साथ साथ पोजीशन को, जिस तरह मैं इधर खड़ा हूं आपके सामने, वक्त के साथ साथ मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं। लेकिन आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैंने पहले भी कहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सेम है, आप अभी रेस्ट में हैं, मैं भी रेस्ट में हूं एक साथ, तो हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे साथ एक है, तो हम रेस्ट में हैं। अगर हमें कोई मून से देख रहा है या फिर किसी और से देख रहा है, तो हम रेस्ट में नहीं है, हम मोशन में हैं, या फिर मोशन में हैं। इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी हालत को चेंज नहीं करा अपने वक्त के साथ साथ, तो ये हमारे साथ मोशन में, ये रेस्ट में होगा। तो नोट के रेस्ट हो या फिर मोशन हो या फिर एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे साथ रेस्ट हो या फिर मोशन हो या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, आर रिलेटिव टर्म्स। ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। ये सारे क्या हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं, रिलेटिव का क्या मतलब है और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, अभी हम स्टडी करते हैं। रिलेटिव का क्या मतलब है और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है। देखिए, रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब जो है, ये नॉट फिक्स्ड, जब फिक्स्ड ना हो या फिर कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट हमारे साथ ना हो, और इसके साथ साथ ये जो है डिपेंड्स करता है किस पर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने कहा, अगर कोई मून से देख रहा है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। और उसी तरह हम एब्सोल्यूट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट देखें, एब्सोल्यूट जो है हमारे साथ अगर फिक्स्ड है, तो याद रखें, रेस्ट जो है हमारे साथ फिक्स नहीं है, मोशन हमारे साथ फिक्स नहीं है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास फिक्स नहीं है, या फिर कांस्टेंट एक ही वैल्यू। और इसके साथ साथ इट इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता, फिक्स्ड होता है। इट इज इंडिपेंडेंट
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता, और या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये डिपेंड नहीं करता, ये इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो चीज है, मैंने पहले नोट में कहा था कि यूनिवर्स में जो चीज है ये सारी चीजें मोशन में है। अगर मोशन में है तो मोशन हमारे साथ क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। तो यूनिवर्स में हर एक चीज रिलेटिव है, हर एक चीज रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम जमीन पर, मैं अगर इस एग्जांपल को फिर से कह रहा हूं, अगर मैं जमीन पर हूं, जमीन पर, तो अगर कोई इधर से एक और बंदा मुझे देख रहा है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं रेस्ट में हूं और वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई मून से हम दोनों को देख रहा है तो वो उसके नजर में, उसके नजदीक हम दोनों क्या है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन में है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ हम मोशन में है। और याद रखे अर्थ जो है 2 टाइप्स ऑफ मोशन करता है, अर्थ 2 टाइप्स ऑफ मोशन करता है। देखिए मैं स्लाइटली इसको टच कर देता हूं। अर्थ जो है, अर्थ जो है हमारे साथ 2 किस्म का फोर्स सॉरी मोशन करता है। एक स्पिन मोशन होता है, एक स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन कौन सा मोशन होता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी of earth and its own axis इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। अपनी ही जगह घूमना, अपनी ही जगह घूमने को हम स्पिन मोशन कहते हैं। और स्पिन मोशन से हमारे साथ 24 आवर रिलेटेड है। 24 आवर में ये स्पिन मोशन कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट आता है, डे एंड नाइट इसकी वजह से, स्पिन मोशन की वजह से आते हैं। और दूसरा मोशन हमारे साथ कौन सा करते हैं, ऑर्बिटल मोशन। कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन। द मोशन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में जो मोशन होती है, जो सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है। एक तो ये अपनी जगह में घूम रही है और इसके साथ साथ सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है, इर्द गिर्द भी सन के घूम रही है। तो ये ऑर्बिटल मोशन होगा, जो इर्द गिर्द सन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऑर्बिटल मोशन कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 365 डेज, जो जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, 1 ईयर में। और याद रखें इसकी वजह से सीजन में चेंज आते हैं, सीजन में ऑर्बिटल मोशन की वजह से चेंजेस आती हैं। और स्पिन मोशन से डे एंड नाइट चेंज होती है, डे एंड नाइट इसकी वजह से चेंज होती हैं। और इसके बाद अगर हम एक बस में हैं, एक दूसरे के लिए अगर हम एक बस में हैं और एक बस में हम जा रहे हैं, हम 2 बंदे हैं और एक बस में हैं, तो देखिए हम एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे, मोशन में तो नहीं होंगे ना, एक दूसरे के लिए हम रेस्ट में हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, बिल्कुल रेस्ट में होते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर थर्ड पर्सन कोई बाहर से हमें देख रहा है, बस से बाहर अगर कोई हमें देख रहा है, तो उसकी नजर में हम दोनों मोशन में हैं, उसकी नजर में हम दोनों मोशन में हैं। क्योंकि हमारा, अगर हम दोनों इधर बैठे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक दूसरे के लिए एक जैसा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक दूसरे के लिए एक जैसा है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जैसा हो तो हम रेस्ट में शो होंगे कि हम दोनों रेस्ट में हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर बाहर से हमें देख रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है हमसे, तो ऑब्जर्वर चेंज, तो उसका मतलब हम मोशन में हैं। तो देखिए अगर मैं बस में हूं और इस तरह मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर पाथ, मुझे देख रहा है कि ये परपेंडिकुलर पाथ ओबे कर रहा है, ये कौन सा, परपेंडिकुलर पाथ में जा रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसके नजर में ये पैराबोलिक पाथ, इस तरह पैराबोलिक पाथ बनाएगा, क्योंकि हम बस जो है मूव कर रहा है और मार्कर भी मेरे साथ मूव कर रहा है और वो स्ट्रेट ही मेरे हाथ में आ जाता है, तो वो आगे की तरफ पैराबोलिक पाथ, इस तरह कुछ पैराबोलिक पाथ बनाएगा, इसका पैराबोलिक पाथ ये बनाएगा। अगर मैं देख रहा हूं, मैं बस में हूं, अगर मैं एक बस में हूं, देखिए इस तरह कर देता हूं, अगर मैं एक बस में हूं,
लेट सपोज अगर कोई बंदा बस में है और इसके हाथ में बाल हैं और वो ऊपर की तरफ फेंक देता है, ऊपर की तरफ फेंक देता है, तो उसी डायरेक्शन में उसको नजर दिखाई दे रहा है कि उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। लेकिन अगर कोई इधर से देख रहा है, अगर कोई इधर से देख रहा है इसको, अगर कोई इधर से इसको देख रहा है, तो ये पैराबोलिक पाथ होगा। ये मूव कर रहा है बस, ये कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो ये भी इसके साथ, तो बाल भी उसके साथ, से मार्कर भी उसके साथ आगे ही जाएगा, आगे ही पैराबोलिक पाथ फिर होगा, पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डायरेक्शन का भी मैंने नोट में लिखा था कि रेस्ट मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टर्म है। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मेरे साथ क्या है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, इसलिए हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो हम जाते हैं अब डिस्टेंस की तरफ। दैट व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस definition: the length of actual path, the length of actual path covered by a body, the length of actual path covered by body is called distance। या फिर इस तरह हम कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। या फिर द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है कवर्ड बाय बॉडी, जो बॉडी तय करती है, तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेट सपोज मेरे साथ दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज हमारे साथ दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए और बी। देखिए ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये सीधा रास्ता है, एक तो ये सीधा रास्ता है, इसको भी हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी ये वाला रास्ता तय कर रही है, ये पाथ वन है, पाथ वन, तो ये पाथ टू, तो ये दोनों पाथ को, ये मेरे पास डिस्टेंस है और ये भी हमारे साथ डिस्टेंस है। तो याद रखे ये तो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, और ये हमारे साथ इसमें डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये दोनों हमारे साथ डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस। तो इससे जाहिर होता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके साथ साथ हम दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसकी यूनिट जो है, यूनिट इसकी मीटर है, यूनिट इसकी मीटर है। और इसके साथ साथ हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। और इसके साथ हम इधर लिख लेते हैं डिनोट हम किस तरह करते हैं। लेट्स वी erase this diagram। okay, denoted by, हम किस तरह डिनोट इसको कहते हैं, एस के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, एस के साथ हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे साथ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी क्या है, मीटर, और डिनोट हम एस के साथ करते हैं। और याद रखें डिस्टेंस जीरो कभी भी नहीं हो सकता, जीरो कभी भी नहीं हो सकता एक जर्नी के लिए। फॉर अ जर्नी, एक जर्नी में जो डिस्टेंस है ये कैन नॉट बी जीरो, ये हमारे साथ जीरो नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमारे साथ जीरो नहीं हो सकता। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि डिस्टेंस जो है ये हमारे साथ कर्व भी हो सकता है और हमारे साथ स्ट्रेट भी हो सकता है। दोनों केसेस में डिस्टेंस होगा, दोनों केसेस में डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ टू पॉइंट, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान, जिस तरह मैंने ड्रा किया था, किस तरह मैंने लेट्स इस तरह ड्रा किया था कुछ, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। लेट्स सपोज ये रास्ता है पाथ वन, इसको मैं क्या कहता हूं, पाथ वन कह देता हूं, और इसको मैं पाथ
2 कह देता हूं, तो देखिए ए बी 2 पॉइंट्स हैं, ए बी 2 पॉइंट्स, पाथ 1 एक स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकता है, तो इन दोनों को मैं डिस्टेंस कहूंगा, इन दोनों को मैं डिस्टेंस कहूंगा। तो आप इसके बाद जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। या डिस्प्लेसमेंट का क्या है? द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, आई एम गोइंग टू राइट इट दैट the shortest directed distance between 2 points is called displacement, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, called डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है डिस्टेंस में, ये किस तरह है? तो अभी मैंने ड्रा किया था, अभी 2 पॉइंट्स है मेरे पास, एक तो ये पाथ है और एक ये पाथ है, दोनों को मैंने कहा कि ये डिस्टेंस है। लेट्स मैं पाथ 1 नाम दे देता हूं इसको, ए बी पॉइंट से 2, इसको मैं पाथ 2 दे देता हूं। तो देखिए ये भी डिस्टेंस है, पाथ 1 और पाथ 2, इन दोनों को मैं डिस्टेंस कह सकता हूं, इन दोनों को मैं डिस्टेंस कह सकता हूं, क्योंकि लेंथ तो है ना, लेंथ तो है, लेकिन याद रखे पाथ 2 को मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है, सबसे छोटा वाला रास्ता, सबसे स्मॉल रास्ता, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। तो पाथ 1 जो है, पाथ 1 जो है इसको मैं क्या कह सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं, लेकिन पाथ 2 को मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता। इसका एक खास महसूस डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन आपको पता है कि डायरेक्शन वेक्टर के ही होता है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं? डी के साथ, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं। और इसके बाद इसकी यूनिट मीटर है, क्या? मीटर, सेम एज इट्स डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस है ना, ये भी एक डिस्टेंस है, तो ये इसकी यूनिट है। और याद रखें कि डिस्टेंस जो है फॉर अ जर्नी कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ जर्नी 0 हो सकता है। एक डिस्प्लेसमेंट जो है एक जर्नी में हमारे साथ 0 हो सकता है। अच्छा, तो ये एक जर्नी के लिए कभी भी 0, ये भी 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है एक जर्नी के लिए 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 हो सकता है। कब 0 होगा? जब हमारे साथ क्लोज्ड पाथ हो। लेट्स सपोज क्लोज्ड पाथ का क्या मतलब है? अगर कोई हमसे कहे कि सर्कल में हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपने पढ़ा है द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने स्टार्ट कहां से किया था? इधर से स्टार्ट किया और खत्म कहां पर किया? उसी पॉइंट पर। तो इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0 के दरमियान शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? 0। तो ये क्लोज्ड पाथ का मतलब बिल्कुल जो बंद हुआ हो, या फिर इस तरह का है, इस तरह। लेट्स सपोज मैंने इधर से स्टार्ट किया, इधर से, और इधर आ गया, फिर इधर और फिर इधर, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पर खत्म। तो इन दोनों पॉइंट्स में हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस इतना ही है ना 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो हमारे साथ पास ये 0 होगा। तो क्लोज पाथ में हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और याद रखें कि ये जो है ये ऑलवेज हमारे साथ इट मस्ट बी स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा। और वो कर्व पाथ में डिस्टेंस जो है कर्व पाथ में और स्ट्रेट पाथ में दोनों में हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक खास डायरेक्शन को लेती है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट होगा, ऑलवेज स्ट्रेट। अगर ये क्लोज्ड पाथ में हो गई तो हमारे साथ ये 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ 0 होगा। और इसके अलावा हम इसमें ये भी स्टडी कर सकते हैं, देखिए हम इसमें ये भी स्टडी कर सकते हैं क्या? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट।
और याद रखें उसी तरह मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम या फिर मिनिमम, मैक्सिमम या फिर मिनिमम नंबर ऑफ पाथ की जगह मैं डिस्टेंस भी लिख सकता हूं, डिस्टेंस भी लिख सकता हूं। मैक्सिमम और नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, कितने हो सकते हैं, 1। दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे साथ कितने डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, देखिए दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स, तो इन दोनों के दरमियान एक ही शॉर्ट रास्ता होगा, एक ही शॉर्ट। अगर हम इस तरह जाएंगे या फिर इस तरह जाएंगे, ये शॉर्ट रास्ता नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता होगा। मैक्सिमम भी एक और मिनिमम भी एक डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस हमारे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो मैंने पहले ड्रा किया था ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सारे रास्ते हम ओबे कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट पाथ दो पॉइंट्स के दरमियान आ सकती हैं। और इसके बाद एमसीक्यूज के हवाले से देखें, एमसीक्यूज के हवाले से आपने देख लिया अभी डायग्राम के थ्रू कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह ताल्लुक है, कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस। जिस तरह दो पॉइंट्स इसके दरमियान ये पाथ और एक ये पाथ, तो ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर इक्वल डिस्टेंस कब होगा, जब स्ट्रेट पाथ, जब स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पाथ सिर्फ डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा तो इसकी तरफ आते हैं, तो इसकी तरफ आते हैं एमसीक्यूज के थ्रू। अच्छा और इसके बाद एवरी डिस्टेंस जो होता है, हर एक डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस, एवरी इस तरह लिख सकते हैं, एवरी डिस्प्लेसमेंट एज अ डिस्टेंस, एज अ डिस्टेंस। हर एक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक डिस्टेंस होता है, बट एवरी डिस्प्लेसमेंट, एवरी डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस जो है इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। ऊपर डायग्राम को देखें किस तरह, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम डिस्टेंस कहा जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा तो इसके बाद हम थोड़ा सा एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह एलिबोरेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। किस तरह हम लिखते हैं, फॉर स्ट्रेट पाथ, फॉर स्ट्रेट पाथ, और फिर से इधर लिखते हैं फॉर कर्व पाथ, कर्व पाथ। देखें स्ट्रेट पाथ फॉर कर्व पाथ, देखिए फॉर स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और इसके साथ अगर हम इसकी रेशो ले ले, इसकी रेशो, तो हमारे पास ये 1 के बराबर होगा। ये किस कंडीशन पर, जब पाथ हमारे पास स्ट्रेट है। अगर हम इसको उल्टा कर दे तब भी हमारे पास यही सेम आएगा, s डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 ही आएगा। ये किस कंडीशन में दोनों होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको इधर डिवाइड करूं तो फिर भी 1 आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास स्ट्रेट पाथ में ये कंडीशन होगा, स्ट्रेट पाथ में ये कंडीशन होगा। अगर कर्व पाथ की तरफ जाए, कर्व पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, इज लेस देन डिस्टेंस। अगर हम इस तरह लिख लेते हैं, इसको इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन दैट। ये कर्व पाथ में होगा, किसमें, कर्व पाथ। या फिर इस तरह अगर हम इसको इस तरफ डिवाइड कर ले, डिवाइड बोथ साइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन एस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो 1 इज लेस देन दिस वन, दिस रेशो। देन ये दोनों कंडीशन किसमें है, कर्व पाथ के लिए, ये कर्व पाथ के लिए हैं। और इसके अलावा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें ये नोट कर ले, हम कर्व स्ट्रेट पाथ जो होती है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होते हैं। अगर हम इसको इस तरफ डिवाइड कर ले तो इधर सिर्फ 1 ही रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। अगर हम इसको इस तरफ डिवाइड करें तो इस साइड पर सिर्फ 1 ही रह जाएगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ स्ट्रेट पाथ के लिए है। अगर कर्व पाथ हो,
करोड़ पाथ हो तो डिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको इस तरफ डिवाइड कर दे तो ग्रेटर लेस देन 1 होगा, अगर हम इस तरह करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखिए इसके बाद हमने क्या स्टडी किया अभी, ये स्टडी किया करोड़ पाथ। करोड़ पाथ में ग्रेटर और ये इक्वल सिर्फ स्ट्रेट पाथ में होगा। अच्छा एस डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट पाथ, ये पॉइंट्स नोट किया करें, ये पॉइंट्स नोट किया करें। एस डिवाइड बाय ये हमने किया करोड़ पाथ के लिए, ये हमने किया करोड़ पाथ के लिए। ये पॉइंट्स अपने साथ नोट कर ले, ये पॉइंट्स अपने साथ नोट कर ले। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, इसकी तरफ जाते हैं। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टडी सम एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1, in case of a circle, in case of a circle, the displacement would be, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेट्स ऑप्शन गिवन है 2 पाई r, b पाई r, let's see 0, d 4/3 पाई r क्यूब। तो देखें ये ऑप्शन गिवन है, आपको कहा गया है एक सर्कल है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखें हम एक सर्कल को ड्रा कर देते हैं, इस पॉइंट से मैंने शुरू किया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था उस पॉइंट पर मैं वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये है ना, इनके दरमियान इधर से इधर तक ये वाला बिल्कुल सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है। इसका मतलब है कि सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। क्लोज्ड पाथ में हमेशा के लिए ये, लेकिन याद रखिए अगर इधर हाफ पुट किया जाए, हाफ सर्कल, देन आंसर इसके बरक्स होगा, तो फिर हम आंसर को देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, इस केस में हमारे पास ये 0 होगा। और एक और एमसीक्यूज, इन केस ऑफ सर्कल, अगर हम हमारे साथ यही एमसीक्यूज इन केस ऑफ सर्कल इस तरह दे दिया जाए कि इन केस ऑफ सर्कल द डिस्टेंस वुड बी, डिस्टेंस पर कितना होगा, देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 2 पाई r, b पाई r, c 0, d 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए किस तरह किया जाएगा। आपको पता है कि अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है तो सर्कल की सरकमपेरेंस, सरकमपेरेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो कितना है सरकमपेरेंस, 2 पाई r। इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस एक जर्नी के लिए कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। 2 पाई r इसकी डिस्टेंस है, ये हमारे पास ऑप्शन होगा, ये हमारे साथ ऑप्शन होगा। अगर हमारे साथ इधर पुट कर ले ऑफ हाफ revolution of a circle, then displacement would be, डिस्प्लेसमेंट पर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हाफ है तो हमारे साथ देखिए ये ऑप्शन पेयर नहीं होगा। किस तरह नहीं होगा, देखें लेट्स हम इधर स्टडी करते हैं। अगर हाफ रेवोल्यूशन है, क्या है, हाफ रेवोल्यूशन सर्कल का, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक हाफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल है, पूरा नहीं है, हाफ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इतना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना है, तो टोटल सर्कल का सरकमपेरेंस कितना होता है, 2 पाई r, कितना होता है 2, लेकिन ये तो हाफ है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 कैंसिल, पाई r, तो डिस्टेंस कितना होगा, पाई r। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन पेयर होगा जब हाफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल की बात किया जाए, हाफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल की बात किया जाए, इन केस ऑफ हाफ सर्कल की बात किया जाए, हाफ या फिर हाफ रेवोल्यूशन
हाफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल की बात किया जाए, ऑफ ए सर्कल इस तरह बात किया जाए तो फिर कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, हाफ। देखिए हमारे साथ पाई आर इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, अगर हाफ रिवोल्यूशन इसकी हो गई, हमारे साथ हाफ रिवोल्यूशन इसकी हो गई, तो देखिए हम किस तरह करेंगे। लेट्स हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर ली इधर, इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया। वो मिस्टेक क्या था, डिस्टेंस को मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ कर लिया, इस तरह नहीं था, ये डिस्टेंस के लिए है। तो किस तरह था, हाफ मैंने सर्कल लिया था, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। सो आई एम अ लिटिल बिट फास्ट, सो द ऑप्शन इज हियर 2r, बिकॉज अगर दो पॉइंट्स के दरमियान ये फुल सर्कल होता तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2r, तो 2r इसमें ऑप्शन होता, 2r इसमें ऑप्शन होता। अगर ये इधर इस तरह है हाफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल, तो देखिए 2 पाई r सरकमफेरेंस है, लेकिन ये तो हमारे पास वेक्टर होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो रही है, तो वेक्टर का होना ये है 2r, 2r इतना हो इधर होगा, तो इधर 2 पाई r सरकमफेरेंस है, तो इसको 2 हाफ के साथ 2 पाई r, तो इस ऑप्शन में हमारे पास पाई r होगा, इसमें हमारे पास पाई r होगा, लेकिन इसमें हमारे पास 2r होगा, क्योंकि मैंने इधर सरकमफेरेंस पर 2 पर क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि सरकमफेरेंस जो है एक सर्कल है, मैं सर्कल को नहीं लेता, मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को लूंगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को लूंगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को मैं लूंगा। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज कुछ यूं है इस तरह, a body is moving in a circle having radius of 5 meter, radius of 5 meter, then what would be the displacement and distance, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, फुल रिवोल्यूशन में और सेकंड में हाफ रिवोल्यूशन में, हाफ रिवोल्यूशन में। तो देखिए किस तरह हम करेंगे, किस तरह, अगर हम फुल रिवोल्यूशन को पहले ले लेते हैं, फुल रिवोल्यूशन इसको हल कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर फुल रिवोल्यूशन है, फुल रिवोल्यूशन एक पॉइंट को पे से वही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो, क्योंकि फुल रिवोल्यूशन उसी पॉइंट पे ही आ जाता है। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेकेंड हमारे पास डिस्टेंस, फुल रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई r, हमारे पास ये डिस्टेंस हो गया, ये 1 की ऑप्शन हो गई, फुल रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस 2 पाई r। और अगर हाफ रिवोल्यूशन पर बात आ जाए, सॉरी इधर इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा रेडियस गिवन है इसमें 2 पाई r जो है r 5 मीटर है, r 5 मीटर, तो इसमें 10 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 10 पाई ये एक आंसर है डिस्प्लेसमेंट का फुल रिवोल्यूशन में, और डिस्टेंस में 10 पाई डिस्टेंस का है। अगर हम हाफ रिवोल्यूशन की तरफ आ जाए, हाफ रिवोल्यूशन, तो हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट पाई r होता है, कितना 2r होता है, और इसमें हमारे पास r कितना होता है, r 5 ऊपर गिवन है 5 मीटर, तो 10 मीटर हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस कितना होता है हाफ में, हाफ में डिस्टेंस कितना होता है, हाफ में हमारे पास डिस्टेंस जो होता है, इधर लिख लेते हैं, हाफ में हमारे साथ डिस्टेंस हाफ रिवोल्यूशन है, तो हाफ रिवोल्यूशन में हमारे पास डिस्टेंस 2 पाई r को मैं अगर 2 पर डिवाइड कर दूं तो पाई r आएगा, तो पाई को अपनी जगह और r को मैं 5 पुट कर देता हूं, तो 5 5 पाई 5 5 इसमें
इसका डिस्टेंस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस है। और मीटर इसके साथ अपने लगा ले, और इसमें मीटर है और इसके साथ भी मीटर, क्योंकि 5 के साथ मीटर है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट दैट। इसके बाद हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। a body is moving in a circle having इधर हमने लेखन है रेडियस, having radius of 5 मीटर, then what will be the displacement and distance। तो फुल रेवोल्यूशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फुल रेवोल्यूशन तो उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। और डिस्टेंस 2 पाई आर, उसका फॉर्मूला इससे पहले हमने पढ़ा, तो आर की जगह 5, 10 5 मीटर इसका आ गया। और फुल हाफ रेवोल्यूशन पर आ जाएंगे तो इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 आर, इससे पहले हमने पढ़ा, तो 2 आर की जगह 5 मीटर, तो 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस कितना होगा इसमें, हाफ रेवोल्यूशन में 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन है, इसको 2 पर डिवाइड कर दिया तो पाई आर इसमें आ गया, और आर की जगह मैंने 5 फुट कर ली, तो 5 मीटर इसमें आ गया, 5 पाई मीटर इसमें आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो ये था आज का लेक्चर फिजिक्स विद अयान 8234। इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं स्पीड को, कि स्पीड क्या है, और स्पीड के बाद वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन भी हम करेंगे, और ग्राफिकल इक्वेशन इसमें हम करेंगे, न्यूटन लॉस को हम इसके बाद एलिबोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।